स्टूडेंट्स, हिंदी सेकेंड चैप्टर नंबर 2 वर्ण विचार। वर्ण वर्ण किसे कहते हैं बेटा? जब हम कुछ बोलते हैं, जैसे आपने पहले चैप्टर में पढ़ा भी है कि जो उसकी कि ध्वनियों को जो बोलने के मुँह से जो ध्वनियाँ निकलती हैं, उस ध्वनियों को लिखने के लिए जो शब्द चुने गए हैं, निर्धारित चिन्ह चुने गए हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? वर्ण कहते हैं। और ये सबसे छोटी इकाई होती है बेटा। जब हम कुछ बोलते हैं तो हमारे मुख से ध्वनियाँ निकलती हैं। उन ध्वनियों को लिखने के लिए कुछ चिन्ह निर्धारित किए गए हैं और उन चिन्ह को क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। इसकी जो बिल्कुल करेक्ट क्या डेफिनेशन क्या होगी? ध्वनियों को लिखने के लिए निर्धारित चिन्ह को क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। और इसकी मुख्य बात क्या है? वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। वर्ण से छोटे टुकड़े और नहीं हो सकते बेटा। वर्णों को क्या अक्षर भी कहा जाता है। वर्ण ध्वनियों से मौखिक और लिखित दोनों रूपों को व्यक्त करते हैं। वर्ण जो है ध्वनि के मौखिक और लिखित दोनों रूपों को व्यक्त करते हैं। वर्ण अपने आप में स्वतंत्र ध्वनि है। जो ये स्वतंत्र ध्वनि क्या है? वर्ण जो है अपने आप में स्वतंत्र ध्वनि है। और वर्णमाला क्या होता है बेटा? किसी भाषा के सभी वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। जो हमारे जो वर्ण हैं और उन्हें व्यवस्थित समूह में रखा जाता है, उनको वर्णमाला कहते हैं। जैसे जो हमारे ऐसे नार आश्याम वगैरह आ ई ई होते हैं, उनका जो व्यवस्थित समूह है वह क्या कहलाता है? वर्णमाला कहलाता है। जब किसी भाषा के सभी वर्ण निर्धारित क्रम में एक साथ रखे जाएं, उन समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। प्रत्येक भाषा की अपनी जितनी भी भाषाएं हैं बेटा, सभी भाषाओं की अपनी एक वर्णमाला होती है। प्रत्येक भाषा की लिपि में से बहुत से वर्ण होते हैं। सभी वर्णों के अव्यवस्थित समूह की वर्णमाला नहीं कहा जाता। जो भाषा होती है उनके जो अव्यवस्थित समूह होते हैं उन्हें वर्णमाला नहीं कहा जा सकता बेटा। उनका जो समूह जो व्यवस्थित समूह होगा वही वर्णमाला कहे जाएगा। जो अव्यवस्थित समूह है वो वर्णमाला नहीं कहा जाएगा। हिंदी भाषा की वर्णमाला कौन कौन किस प्रकार है बेटा? ये हमारे स्वर हैं, जैसे ए आ ई उ ऋषि ए ओ ओ। और ये अनुस्वार कौन सा है? अंग है। अनुनासिक क्या है? अ। और जो विसर्ग क्या है? अह। और व्यंजन क ख ग घ ड च छ ज झ ञ ट ठ ड ढ ण ण ण त थ द ध न प फ भ म य र ल व स ह अक्षत्र अज्ञ श्रय। और इन सबको जो इनके जो प्रथम जो वर्ण है उनसे क्या इनको विभाजित किया गया है? कौन सा वर्ग है? तो जैसे पहला है इनका च है तो च वर्ग हो गया। इसका क्या है? ट है तो ट वर्ग हो गया। इस प्रकार इनको बांटा गया है वर्गों में। और संयुक्त व्यंजन कौन कौन से होते हैं बेटा? हमारे अक्षय क्षत्रिय, त्र त्रिशूल, आज्ञा ज्ञानी और श्रश्रमिक, ये हमारे संयुक्त व्यंजन होते हैं। संयुक्त व्यंजन क्यों है? ये जो है आगे पढ़ाऊंगी बेटा। आगत वर्ण है आपके कौन कौन से? देख लीजिए। आ पे जो ये चंदा बिंदु है, और व्यंजन जय के नीचे जो ये बिंदी लगे है जय और फ, ये जो है ये आपके कौन से है? ये आगत वर्ण है। ये बेटा अरबी, तुर्की और जो ये अलग से जो भाषा है उनसे लिए गए हैं और इन्हें अब हिंदी में भी सम्मिलित कर लिया गया है। जिन वर्णों का उच्चार करने में स्वर, देखिए बेटा स्वर किसे कहते हैं? जिन वर्णों का उच्चारण करने में वायु बिना किसी रुकावट के मुख से बाहर आ जाती है, जो मुख से जो वायु बिना रुकावट के बाहर निकल जाती है उसे स्वर कहते हैं बेटा। जैसे स्वरों का उच्चारण करने में किसी अन्य ध्वनि की हमें सहायता भी नहीं लेनी पड़ती। जैसे देखिए बेटा ए आ, इसमें जब हम इन्हें बोलते हैं तो मुंह से जो ध्वनि निकल रही है वो जो है बिना रुकावट के निकल रही है। ए आ ई उ ऋषि ए
ए ऐ ओ औ, जो आवाज़ निकल रही है वो बिना रुकावट के निकल रही है। स्वर के भेद, स्वर के दो भेद होते हैं बेटा, हर्ष स्वर और दीर्घ स्वर। हर्ष स्वर कौन सा है? जिन स्वरों का उच्चारण करने में कम समय लगता है उन्हें हर्ष स्वर कहते हैं। और इनका जो हर्ष स्वर है बेटा, उनका मूल स्वर भी कहा जाता है। जो हर्ष स्वर है उन्हें मूल स्वर भी कहा जाता है। और हर्ष स्वर 4 है, कौन कौन से है? आ, ए है, ई, उ, ऋषि। और जो है दीर्घ कौन सा है बेटा? दीर्घ स्वर जिन स्वरों का उच्चारण करने में हर्ष स्वर से दुगना समय लगता है, हर्ष स्वर से दुगना समय जिनमें लगता है उन्हें क्या बोलते हैं? दीर्घ स्वर बोलते हैं। जैसे आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। स्वरों की मात्राएं। शब्द में स्वर का प्रयोग 2 प्रकार होता है बेटा, मूल रूप में और मात्रा के रूप में। कई बार स्वर शब्द के अंदर मूल रूप में प्रयोग होते हैं, जैसे अपना, आइए, कमाऊं, मिठाई। ये जो स्वर है ये क्या है? मात्रा के रूप में प्रयोग हुए हैं, लेकिन ये क्या बीच में प्रयोग होते हैं बेटा। तो ये अंदर प्रयोग हो रहे हैं, ये मूल रूप में प्रयोग होते हैं। लेकिन मात्राओं के रूप में जब प्रयोग होते हैं, वे व्यंजन कौन कौन से हैं? वो उनका स्वरूप बदल जाता है बेटा। और जो इनका स्वरूप बदल जाता है तब क्या इन्हें चिन्हों के रूप में प्रयोग करते हैं। इन चिन्हों को मात्रा कहते हैं। फिर आप सबको मात्रा तो आती है बेटा, सभी व्यंजनों के साथ एक ही मात्रा, ये सबको कन्फर्म है कि सभी व्यंजनों के साथ एक ही मात्रा जुड़ी रहती है बेटा। किसी भी व्यंजन पर अलग से एक ही मात्रा नहीं लगाई जाती। आ की मात्रा, ये आ की मात्रा है, ये छोटे ई की, बड़े ऊ की, छोटा ऊ, बड़े ऊ, ऋषि, ए, ऐ, ओ, औ। रे पर छोटे ऊ और बड़े ऊ की मात्रा लगाने के बेटा अलग अलग तरीके हैं। उन पे मात्रा जो है कैसे दूसरे व्यंजनों की तरह नहीं लगाई जाती। इनमें कैसे मात्रा लगाई जाती है? बीच में मात्रा लगाई जाती है। छोटे ऊ में कैसी मात्रा लगाई जाती है? देख लीजिए बेटा, इस तरह से मात्रा लगाई जाएगी। ये बिल्कुल इससे मिला के लगाई जाती है, और ये थोड़ा घुमा के, गोल घुमा के इस तरह से लगाई जाती है। और क्या, अब आगे देखिए अनुस्वार। अनुस्वार किसे कहते हैं? जिस ध्वनि का उच्चारण करते समय वायु केवल नाक से निकलती है। अगर हम किसी भी ध्वनि का उच्चारण कर रहे हैं और उसका जो क्या है, उच्चारण करते समय जब वायु कहाँ से निकलती है? सिर्फ नाक से निकलती है, उसे क्या बोलते हैं? उसे अनुस्वार बोलते हैं। अनुस्वार। अब देखिए कौन से हैं वो अनुस्वार। यह स्वर के बाद लगने वाली नासिक ध्वनि भी होती है। स्वर के बाद लगने वाली नासिक ध्वनि भी होती है। अनुस्वार के बाद सदैव कोई व्यंजन आता है, और अनुस्वार का प्रयोग प्रत्येक व्यंजन वर्ग के पंचम वर्ग में, अनुस्वार का प्रयोग प्रत्येक व्यंजन वर्ग के पंचम वर्ण में, कौन से में? ड, इया, अण, न, मैं के साथ पर बिंदु के रूप में होता है, किया जाता है। जो ये बिंदु प्रयोग होती है बेटा, कभी भी हम इसका उच्चारण करते हैं तो इसका उच्चारण हमेशा नाक से ही होता है, और इसीलिए से नासिक ध्वनि बोलते हैं अनुस्वार को। अनुस्वार का उच्चारण उसी वर्ग के पंचम वर्ग की तरह होता है जो अनुस्वार के तुरंत बाद आता है। और अनुनासिक कौन से? जिस ध्वनि का उच्चारण करते समय वायु नाक और मुख दोनों स्थानों से निकलती है, अनुनासिक कहते हैं। जब वायु नाक से भी और मुख से दोनों से निकलती है तो उसे क्या बोलते हैं? उसे अनुनासिक बोलते हैं। जैसे सांप, जहाँ चंदा बिंदु लग जाती है बेटा, वहाँ न से भी और मुँह से भी दोनों से ध्वनियाँ निकलती है। देखिए, अब बोल के देखिए, चांद, चाप, सांप, माँ, गाँव, मुँह, धुआं आदि। यदि व्यंजन के ऊपर कोई मात्रा लगी हो तो अनुनासिक के स्थान पर केवल बिंदु आता है। अगर कोई व्यंजन के ऊपर अगर कोई मात्रा लगी हो तो अनुनासिक के स्थान पर केवल बिंदु आ जाता है। जैसे कोपल है, होठ है, वही है। अनुनासिक को चंद्र बिंदु भी कहते हैं। जो अनुनासिक है बेटा उसको चंद्र बिंदु भी कहते हैं। विसर्ग,
विसर्ग की आवाज़ जो होती है बेटा ह से आती है। विसर्ग का कोई प्रयोग संस्कृत में हिंदी में आए हर तत्सम शब्दों में होता है। जो संस्कृत से जो हिंदी में आए हैं वो तत्सम शब्द में होता है। जैसे जैसे क्या है, सामान्यतः, संभवतः, प्राय, प्रातः, निस्वार्थ, निसंदेह, निशेष, दुख, अतः, स्वतः आदि। हिंदी के अपने शब्दों में विसर्ग का प्रयोग नहीं होता। विसर्ग का उच्चारण है जैसा होता है, जैसे प्रातः। व्यंजन, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय धातु मुख के किसी न किसी भाग से टकराते हुए बाहर आती है। जब वर्णों का उच्चारण करते हैं बेटा, वायु जो है मुख के किसी न किसी भाग से टकराकर बाहर आती है, तो उन्हें क्या बोलते हैं? उन्हें व्यंजन बोलते हैं। अगर हम किसी भी उसका वर्ण का उच्चारण कर रहे हैं और ध्वनियाँ क्या किसी न किसी भाग से टकराकर वापस आ जाती है, तो उन्हें क्या व्यंजन बोलते हैं। व्यंजन का उच्चारण अस्वर ध्वनि के साथ से होता है। अगर व्यंजन की स्वर रहित लिखना हो तो उसके नीचे हलंत नीचे चिन्ह लगाया जाता है। अगर जो हमें क्या, अगर किसी भी व्यंजन को स्वर रहित लिखा जाता है तो उसके नीचे हलंत लगाया जाता है बेटा। व्यंजन के कितने भेद होते हैं बेटा? 3। व्यंजन के 3 भेद होते हैं, 3 आधारों पर। स्पर्श के आधार पर, स्पर्श के आधार पर कौन से हैं? स्पर्श के आधार पर व्यंजनों के भी 3 भेद हैं। स्पर्श के आधार पर व्यंजन के 3 भेद है। नंबर 1 स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन का अर्थ है छूना। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय वायु मुख के अलग अलग स्थानों को छूते हुए बाहर आती है, उन्हें स्पर्श व्यंजन बोलते हैं। जैसे ही बेटा इस नाम से ही पता चल रहा है, स्पर्श मीन्स छूना होता है कि स्पर्श जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय वायु मुख के अलग अलग स्थानों को छूते हुए बाहर आती है, उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। स्पर्श व्यंजनों को 5 भागों में बांटा गया है बेटा। प्रत्येक वर्ग का नामकरण उस वर्ग के पहले वर्ण के नाम पर किया गया है। मैं पहले ही पढ़ा चुकी हूँ बेटा आपको। कै वर्ग कौन सा है? कै, ख, ग, घ। अब देखिए कै की जो ध्वनि निकल रही है वो क्या है? कंठ से निकल रही है। कै, कै, च, और ये आपका तय, और ये जो है आप बोलोगे, बोल के देखिए, इनका जो उच्चारण आपके गले से निकलता है, इसलिए इन्हें कंठ बोला जाता है। ख, छ, ठ, द, थ, ब। और ये देखिए बेटा फिर ग, ज, ड, द और ब। फिर इनका जो उच्चारण निकलता है, इनका उच्चारण किससे निकलता है? अल्प प्राण बोलते हैं इनको। इनका उच्चारण अल्प प्राण बोला जाता है। जैसे डे, इया, ने, में, इन सब का जो उच्चारण होता है इनको अल्प प्राण बोलते हैं। इनका सबका उच्चारण निकालते समय बेटा किसी न किसी का कहीं ना कहीं से जो ध्वनि टकरा कर वापस आती है, इसीलिए क्या बोलते हैं? किसी न किसी स्थान से वायु छूकर मुंह से निकलती है, इसलिए इनका जो है इनके वर्ण के अकॉर्डिंग इनका सबका नाम, व्यंजन का जो नाम लिखा गया है, कै वर्ग है, च वर्ग है और ट वर्ग, त वर्ग, ये सब। दूसरा आपका ख जो आ गया, अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ का अर्थ है बीच में स्थित। जिन वर्णों का उच्चारण स्वर और व्यंजन के बीच का सा होता है, जिन अंतस्थ व्यंजन का अर्थ होता है बेटा बीच में स्थित। जिन वर्णों का उच्चारण स्वर और व्यंजन के बीच का होता है उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। अंतस्थ व्यंजन बेटा 4 हैं। कौन कौन से? य, र, ल, व। इन्हें अर्ध स्वर भी कहते हैं। उसम व्यंजन का अर्थ होता है गर्म। जैसे उसम मीन्स गर्म होता है और उसन का अर्थ होता है गर्म। कुछ व्यंजनों का उच्चारण करते समय वायु नाक से घर्षण करते हुए निकलती है और मुख से बाहर आती है।
जिसे क्या गर्मी पैदा होती है, ऊष्मा उत्पन्न होती है, ऐसे व्यंजनों को ऊष्म व्यंजन कहते हैं। ऊष्म व्यंजन भी 4 है बेटा, कौन से? श, स, है। ऊष्म व्यंजनों को संघर्षो ध्वनियाँ भी कह देते हैं। जो ऊष्म व्यंजन है उन्हें क्या बोल देते हैं? उन्हें संघर्षी ध्वनियाँ भी कहते हैं। प्राण की मात्रा के आधार, प्राण की मात्रा के आधार पर व्यंजनों के 2 भेद होते हैं बेटा। एक कै जो है अल्पप्राण व्यंजन, जिन व्यंजनों के उच्चारण करने में श्वास की मात्रा कम होती है उन्हें अल्पप्राण व्यंजन कहते हैं। जिन व्यंजनों को के उच्चारण करने में श्वास की जो मात्रा कम होती है उन्हें क्या कहते हैं? अल्पप्राण व्यंजन कहते हैं। स्पर्श व्यंजन के प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और 5वां व्यंजन अल्पप्राण होता है। कौन सा? कौन सा बोला है इन्होंने बेटा? इन्होंने बोला है प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, 5वां व्यंजन। पहला, तीसरा और 5वां व्यंजन जो होता है वो कौन सा होता है? अल्पप्राण होता है। कै, गे और डे, च, जै, इया, ट, ड, न, त, द, न, प, ब, से। अंतस्थ व्यंजन भी अल्पप्राण होते हैं। महाप्राण, महाप्राण व्यंजन कौन से होते हैं बेटा? जिन व्यंजनों का उच्चारण करने में श्वास की मात्रा अधिक होती है उन्हें महाप्राण व्यंजन कहते हैं। स्पर्श व्यंजन के प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा व्यंजन महाप्राण होता है। जैसे ख, घ, छ, झ, ठ, ढ, ढ, ध, थ, फ, भ। ड और ढ और है व्यंजन भी महाप्राण होते हैं। स्वतंत्रियों में कंपन के आधार पर व्यंजनों के 2 भेद होते हैं बेटा। अघोष व्यंजन, कुछ व्यंजनों का उच्चारण करने में स्वतंत्रियों में कंपन नहीं होता, अघोष व्यंजन कहलाते हैं। प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण अघोष होता है। पहला और दूसरा वर्ण, जैसे क और ख, च और छ, ट और ठ, ये जितने भी सारे वर्ग में शुरू के जो 2 वर्ण हैं ये क्या हैं? अघोष हैं। सघोष, और बेटा अघोष में और कौन कौन से भी हैं? श, श, स भी अघोष व्यंजन ही हैं। सघोष जिन व्यंजनों का उच्चारण करने में स्वतंत्रियों में कंपन होता है उन्हें सघोष व्यंजन कहते हैं। प्रत्येक वर्ण का तीसरा, चौथा और 5वां वर्ण सघोष व्यंजन कहलाता है। जैसे ग, घ, ढ, ज, झ, ज, इया, ड, ढ, अण, द, घ, न, ब, म, भ, ड और ढ। यह रे, ल, व, है भी सघोष व्यंजन है। संयुक्त व्यंजन, सघोष व्यंजन संयुक्त व्यंजन कौन से हैं बेटा? जो व्यंजन एक ही व्यंजन के मेल से बनते हैं, जो व्यंजन एक से अधिक व्यंजनों के मेल से बनते हैं उन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। एक से अधिक जो व्यंजन के साथ मेल मिलकर बनाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जैसे अक्षय, क्षत्रिय, त्रिशूल, आज्ञा और श्रश्रमिक। संयुक्त व्यंजन को संयुक्त का अक्षर भी कहते हैं। संयुक्त व्यंजन को संयुक्ताक्षर भी कहते हैं। द्वैत्व व्यंजन, जो द्वित्व व्यंजन कौन से हैं? ये है जब स्वर रहित व्यंजन का समान स्वर सहित व्यंजन में मेल होता है तो वह संयुक्त व्यंजन बन जाता है, उसे द्वित्व व्यंजन भी कहते हैं। जैसे अम्मा, कच्चा, गुब्बारा, चप्पल, छज्जा, अन्न, दुपट्टा इत्यादि बेटा। जो ध्वनियाँ दूसरी भाषाओं में हिंदी में आई है उन्हें क्या बोलते हैं? आगत वर्ण बोलते हैं। आगत वर्ण ध्वनियाँ कहते हैं। हिंदी में 2 प्रकार की आगत ध्वनियाँ बेटा, स्वर और व्यंजन। स्वर में कौन सा है? आप है, जो ये आपका ये जो ऊपर चांद सा लग जाता है इसे ओ भी लगाते हैं। जैसे बॉल, डॉल, इनमें सब में लगता है ना, इसी प्रकार।
इस स्वर ध्वनि का प्रयोग अंग्रेजी शब्द में होता है, जैसे डॉक्टर, बॉल, हो गया ना बेटा, क्लॉक, हो गया क्लियर। व्यंजन ज और फ, इन व्यंजनों का ध्वनियों का प्रयोग अरबी और फारसी शब्दों में होता है, जैसे रोज, जिला, मुजफ्फर, साफ, कागज, जिंदगी, दफ्तर, मजाक, ज़मीन, फैसला। ये जो शब्द आदि हैं बेटा, इन्हीं के बिंदी से ही बहुत चेंज आ जाता है बेटा। सजावट भी होता है, और अगर ये बिंदु हटा दे तो क्या हो जाएगा, सजावट हो जाता है, और जब बिंदु लगा देते हैं तो सजा क्या होता है, दंड होता है ना। ऐसे ही बेटा ये है आपका, है ना, मजाक, ज़मीन, फैसला, इनमें सब में यही बदलाव आ जाते हैं।